भारत सरकार की बीते 7 साल की जो उपलब्धियां हैं गरीबी मिटाने के लिए तमाम जरूरी मुद्दों पर उसका जिक्र किया। साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर बात की खुलकर। आतंकवाद के मुद्दे पर खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सर, क्या इस भाषण में आपको ऐसा लगा जो एक रूटीन यूएन के भाषण से अलग रहा हो? बिल्कुल अलग है, क्योंकि आतंकवाद की तो बात हुई, अफगानिस्तान की भी बात हुई, पाकिस्तान के बारे में भी कहा गया कि वो आतंकवाद को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल ना करे। लेकिन अनुराग, जितनी खरी खरी यूनाइटेड नेशंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई है उतनी शायद आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सुनाई। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के रोल पर सवाल उठाया। अभी तक हम सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करते थे। उनका कहना है कि यूएन को अगर प्रासंगिक बना रहना है तो अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ानी होगी। क्यों कहा प्रधानमंत्री ने ऐसा? कोरोना काल में यूएन ने क्या किया? चाइना के मुद्दे पर यूएन ने क्या किया? चाइना के विस्तारवाद पर यूएन ने क्या किया? जो साउथ चाइना सी में उसकी दादागिरी चलती है उसके बारे में यूएन ने क्या किया? अफगानिस्तान के बारे में यूएन ने क्या किया? क्या यूएन के जो नेसेसरी रिफॉर्म्स है और जिन लोगों को नए विश्व ऑर्डर में जगह मिलनी चाहिए जैसे भारत, उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? तो यूएन को इतनी खरी खरी यूएन के मंच से आज तक किसी ने नहीं सुनाई थी। रही बात पाकिस्तान की, रही बात अफगानिस्तान की, रही बात आतंकवाद की, तो प्रधानमंत्री ने आज उन आलोचकों को साफ साफ जवाब दिया है जो ये कहा करते थे दबी छुपी जबान से, और उनमें एक बड़ी जमात भारत में भी थी कि भारत जल्दी ही तालिबान को मान्यता दे देगा। आज उन्होंने साफ कहा, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि अफगानिस्तान की धरती का एक आतंकवाद के टूल के तौर पर इस्तेमाल ना हुए और ना हो, और वो खड़े भी हुए तो अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ, अफगानिस्तान की बच्चों के साथ, जो साफ संकेत है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारत उसको अप्रूव नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल दीपक सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो अहम बातें, जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन की, वो एक बार जरा हम दर्शकों को बता दें, ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश होगी। कुल 22 मिनट प्रधानमंत्री का यह संबोधन रहा है। 6:36 पर बोलना शुरू किया था, 6:58 पर यह भाषण खत्म हुआ है। इन मुद्दों में किन किन मुद्दों पर कितनी बार उन्होंने शब्दों का उनका इस्तेमाल किया है, किन मुद्दों का जिक्र किया है कितनी बार, यह भी हम आपको बता दें। अफगानिस्तान शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में 3 बार हुआ है। आतंकवाद और कट्टरवाद का जिक्र 6 बार हुआ है। दूसरे नंबर पर जो ये आता है शब्द 6 बार जिसका इस्तेमाल किया गया है वो कोरोना और महामारी का जिक्र है। 8 बार बात की गई है वैक्सीन की, 10 बार बात की गई है जमहूरियत की यानी लोकतंत्र की, और 4 बार बात की गई है क्लाइमेट की, ग्रीन एनर्जी की। दीपक सर, 10 बार बात डेमोक्रेसी की। एक सीधा सवाल पाकिस्तान और चीन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है जब बार बार भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की याद दिलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। कई मंचों पर जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि डेमोक्रेसी तो हमने वेस्टमिंस्टर से सीखी, कोई बोलता है हमने अमेरिका से सीखी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा प्रजातंत्र है उसकी जड़ें कई हजार साल पुरानी हैं। ये तो 200-300 साल पुराने देश हैं जिन्होंने अभी अभी प्रजातंत्र सीखा। लेकिन अगर वाकई प्रजातंत्र की कोई जननी है, तमिलनाडु के गांवों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में किया था कि वहां पर कैसे सेल्फ रूल गवर्नमेंट उस जमाने में चला करती थी और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गांव के प्रधान हुआ करते थे। मेरे ख्याल से कई हजार साल पहले की बात की थी, और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक गांवों का जिक्र भी किया था। तो आज प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा था जो आपने पूरब और पश्चिम का गाना सुना है ना, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत उसी के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं भारत के गीत सुनाता हूं। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि दुनिया के न केवल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, बल्कि अनादिकाल से डेमोक्रेसी के चैंपियन भी हम हैं, कोई और क्रेडिट ना ले। लेकिन सुरेंद्र कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सुरेंद्र सर, आपसे भी समझना चाहूंगा, अगर 8 बार यानी डेमोक्रेसी के बाद जो दूसरा शब्द जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया है वो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, यकीनन भारत की एक बड़ी उपलब्धि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, उसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री करते हैं, इस बात का एहसास कराते हुए कि इस मोर्चे पर भारत कितनी बड़ी ताकत है। देखिए, प्रधानमंत्री एक ग्लोबल स्टेट्समैन है, उनका भाषण बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आप इसको इसमें मुद्दों मत डालिए, कितने बार क्या हुआ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस ऑर्डर में देखिए, उन्होंने जितना जो चेंजेस इंडिया में किए हैं उसकी उन्होंने अंकित किया, क्योंकि इंडिया ग्रोज वर्ल्ड ग्रोज,
इंडिया रिफॉर्म वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म, वहां से वैक्सीन की बात की, उन्होंने कोई मुद्दा छोड़े, वैक्सीन की बात की है, क्लाइमेट चेंज की बात की है, उसके बाद आप चलिए टेररिज्म की बात, उन्होंने बहुत ही परफेक्ट मैच्योर वे में कहा है। देखिए, जहां पर रिग्रेसिव थॉट्स होंगे, जहां पर साइंस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वहां पे लोग जो है टेररिज्म और नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने आपने यूएन रिफॉर्म पर उनके जो भाषण में कहा, अंत्योदय जो दीनदयाल उपाध्याय जी का लास्ट मैन, वहां से शुरू करके चाणक्य का उल्लेख किया, वहां पर जाकर खत्म किया रविन्द्रनाथ टैगोर में, एक बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही गहरा थिंकिंग वाला भाषण है। उस सारे मुद्दे किए गए, बहुत ही मैच्योर तरीके से किया गया, किसी भी एक्सक्यूज नहीं किया गया उन्होंने। आप अफगानिस्तान के बारे में जरूर कहा उन्होंने, देखिए वहां पे जो आप जो उपलब्धियां थी वहां, तो तालिबान सब खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके सामने हो रहा। अब देखिए, चाइना सी के बारे में, चाइना का नाम नहीं लिया, वो बात कर रहे हैं कि हमारे समुद्र जो है उनको सुरक्षित होना चाहिए, उसमें सीलेंस होना चाहिए। तो इस बहुत ही मैच्योर तरीके से हर इंपॉर्टेंट पहलू को उन्होंने फ्लैग किया है, ठीक है, पर बिना किसी में एक्यूज किए हुए, और अपनी उपलब्धियां दिखाती हुए। आपने जो शुरू में बताया है कितने मिलियन हमने देखिए लिखा पढ़ी के हिसाब से, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, कितने लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए, कितने लोगों का, बट एंड में क्या बताया उन्होंने? एंड में बताया कि हम देखिए इतना इन्वेंशन कर रहे हैं, हमारी न्यू तरह की वैक्सीन बन रही, डीएनए वैक्सीन बताया उन्होंने। आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उनका 450 गीगाबाइट की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण है। आप कह रहे हैं हर मुद्दे को घेरा है, हर मुद्दे को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन दीपक सर 22 मिनट के भाषण में अगर 14 बार कोरोना महामारी, कोरोना वैक्सीन का जिक्र होता है औसतन हर 1.5 मिनट के अंदर एक बार, तो भारत की उपलब्धि, भारत की ताकत को जताने की कोशिश जरूर की है प्रतीकों के जरिए। बिल्कुल की है, और करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका एक कर्तव्य है। और प्रधानमंत्री मार्केटिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिसको अपोजिशन कहता है कि वो इवेंट मैनेजमेंट बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन मैं इसे मार्केटिंग मानता हूं। भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की मार्केटिंग करें, वही उन्होंने करने की कोशिश की है। यूनाइटेड नेशंस में ये बताया कि कैसे वो अंत्योदय तक पहुंच रहे हैं, कैसे वो बैंक खाते खुलवा रहे हैं, कैसे वो नल से जल दे रहे हैं, कैसे वो लैंड राइट्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि दुनिया में अभी क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से भारत से उन्होंने शुरू किया, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से शुरू किया, और उनका कहना था कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलना चाहिए, वर्ल्ड में जिस तरह की सप्लाई चेन है वो बदलना चाहिए। इसके पीछे भी चाइना का एक संकेत है। चाइना ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया था यूएस और अमेरिका की, जब कोरोना हुआ था, सिर्फ इसलिए कि ये देश गड़बड़ा जाए, पटरी से उतर जाए। और इस चीज को शिद्दत से अमेरिका ने भी महसूस किया, यूएस ने भी, यूरोप ने भी महसूस किया। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो आज बात की है सप्लाई चेन को लेकर, और कहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए जो साइंस बेस्ड हो, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जो इनोवेशन बेस्ड हो, और हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे वैल्यू, शेयर्ड वैल्यू डेमोक्रेसी के हैं, ये प्रधानमंत्री का कहना था। तो इससे बेहतर तरीके से देश की मार्केटिंग यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं हो सकती, इससे बेहतर ढंग से भारत की बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि मैं 10 बार कम से कम यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हैं, लेकिन एक सिरे को पकड़कर पूरी दुनिया को कवर कर लेना 22 मिनट के भाषण में, यह आसान काम नहीं होता अनुराग, और वो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर करने की कोशिश की है। बिल्कुल दीपक सर, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जता दिया कि भारत का विकास होगा तभी विश्व का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आज हर छठा जो दुनिया का इंसान है वो भारतीय है, और व्हेन इंडिया ग्रोज वर्ल्ड ग्रोज, और व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। ये भी भारत ने आज दिखाया प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में दीपक सर की जब बड़ा मंच मिलता है, ग्लोबल मंच मिलता है, तो हम उसका उसी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं। और ये चेतावनी थी और एक तरीके से इशारा भी, बिना नाम लिए पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट पर लिया। समंदर सभी की विरासत है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। एक बार सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें
एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन और समुद्री जो रिसोर्सेज हैं उनका भी कितना संयमित इस्तेमाल हो, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। दीपक सर, वही सवाल जो प्रधानमंत्री मोदी के इस बाइट से पहले सवाल जो मैंने किया था कि बड़ा मंच मिलता है, ग्लोबल मंच मिलता है, तो भारत ने दिखाया कि विश्व की एक बड़ी उभरती ताकत के तौर पर हम उतनी ही जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल भी करते हैं। मैं इसको उभरती हुई नहीं मानूंगा राकेश, मैं ये मानूंगा कि भारत अब उभर चुका है। भारत एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे है और 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जीत के बाद यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था, तब इसकी झलक देखने को मिली थी और अब भी ये झलक देखने को मिली है। जब जो बाइडेन सबसे पहले किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और दिल खोलकर उनकी तारीफ करते हैं। आज प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये भाषण ये साबित करता है कि भारत में मुद्दों की समझ है। वो जानता है कि एक तरफ समुद्री सुरक्षा की जरूरत है तो दूसरी तरफ समाज के अंतिम आदमी तक सहायता पहुंचाने की भी जरूरत है। वो ये जानता, भारत आज का परिपक्व भारत ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत के अंदर रिफॉर्म होगा तो दुनिया जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। वो जानता है कि कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है और इससे निजात कोई चीज दिला सकता है वैक्सीन। तो भारत आगे होकर उसी वैक्सीन को बना रहा है और हमने अब एक ऐसी वैक्सीन की सफलता पाई है जो जिसके बारे में सबसे पहली बार यूएन के मंच पर प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है और कहा है कि ये 12 वर्ष के उम्र से अधिक के लोगों को लग सकती है। ये भारत के लिए भी एक खबर है जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। अभी तक इस तरह की कोई वैक्सीन भारत में आई नहीं है, दुनिया में भी नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सफलता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है। तो मेरे ख्याल से पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है और अगर आप एक मुद्दे को समझते हैं, उससे दूसरे मुद्दे को लिंक करते हैं, उससे तीसरे मुद्दे को लिंक करते हैं तो एक पूरी माला बन जाती है। और उसी माला को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को आज अपने भाषण के जरिए पहनाया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को यह भी चेता दिया है कि अगर आपको आने वाले समय में प्रासंगिक बने रहना है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक खास पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। दीपक कावड़िया साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, आप भी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब लगातार बने हुए हैं जो बताते रहे कि क्या कुछ मतलब है प्रधानमंत्री के इस संबोधन का। हमारे साथ देव कार्लेकर साहब जुड़ रहे हैं अमेरिका से, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुरेंद्र कुमार साहब, जिनको सुना आपने, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन दीपक कावड़िया साहब, जो आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताए अपनी पिछले 7 साल की उपलब्धि के तौर पर, एक भारतीय मूल के तौर पर आपको गौरवान्वित करते हैं? आपको खुशी होती है? बिल्कुल करते हैं। तो आज जो मोदी जी का भाषण था, पीएम मोदी का भाषण जो यूनाइटेड नेशंस में था, मेरे ख्याल से काबिल तारीफ भाषण था। पीएम बहुत अच्छे स्पीकर रहे हैं। हमने हमेशा देखा है पिछले 7 साल में जो पीएम ने यूनाइटेड नेशंस को 3-4 बार संबोधन किया है, इट इज रिनाउंडेबल। मतलब हर तरह से, जिस तरह से वो हर चीज को बिना नाम बोले हर मुद्दों को कवर कर देते हैं, बिना किसी कंट्री का नाम बोले उसके ऊपर पूरा वो कटाक्ष कर देते हैं। वो बहुत बड़ी चीज है उनकी। बिना बताए ये सारी चीजों को, चाइना को पॉइंट आउट कर देते हैं, वो पाकिस्तान को पॉइंट आउट कर देते हैं और आतंकवाद का जो निशाना पाकिस्तान है उसका एक पूरा बता देते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद वगैरह फैलाया है और किस तरह से। और आज जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 7 साल में अचीव किया है, आज उसी की बदौलत है कि अमेरिका ने आज सबसे पहले कोविड के बाद में सबसे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है और इस तरह से इस अवगत की है, इस तरह से उनको रिकॉग्निशन दिया है कि आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया कितनी बड़ी सुपर पावर है, कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, कितना बड़ा स्थान है इंडिया का वर्ल्ड लेवल। पूर्णिमा जी, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ आपको ऐसा लगा जिस पर बात होनी चाहिए, कुछ अलग, कुछ अहम बात?
First of all, thank you so much. Namaskar. I appreciate you having me in your show. First clarification मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी. अप्रैल में 2021 जो बाइडेन ऑफिस में आने के बाद जापान की प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जी एक्चुअली वाज इनवाइटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स इन व्हाइट हाउस समिट. सो ये कमेंट जो है फर्स्ट इंटरनेशनल लीडर्स को बुलाया गया, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए था. सो आई थॉट आई विल डू दैट. सेकेंडली, एक इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे बहुत अच्छा लगा है. हम कहते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. ये कि पहली बार हमारे लीडर ऑफ द कंट्री चेंजिंग द नैरेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स नॉट largest democracy alone, it is the oldest democracy too, because हम कहते हैं oldest democracy is America. अभी suddenly the narrative is going to shift to oldest and largest democracy to India. This is brilliant because पिछले एक दो दिन से जो anti India cells were trying to say Kamala Harris was schooling Narendra Modi on democracy. This was a brilliant reply to that agenda as well. जी. तो एंड ये झूठ नहीं है, ये झूठ बिल्कुल नहीं है, ये एब्सोल्युटली राइट है एंड ट्रूथफुल एक्सप्लेनेशन है. सो आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट एज एन इंडियन अमेरिकन. ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं. डेमोक्रेसी की चर्चा चल रही है. कोरोना और डेमोक्रेसी पर सबसे ज्यादा बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं. डेमोक्रेसी विद टेक्नोलॉजी, इस बात का उन्होंने इस्तेमाल किया. और हम विकास कर रहे हैं, विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज्यादा है. उन्होंने कहा कि हम कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड और सबको सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन दे रहे हैं. जी, ये बहुत ही सारगर्भित और विजनरी स्पीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज दी है और पूरा विश्व इसे गंभीरता के साथ उसने सुना है. और जाहिर है कि आपने जैसा कि कहा कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया और टेक्नोलॉजी को भी उससे जोड़ा और कैसे दोनों डेमोक्रेसी विद टेक्नोलॉजी के साथ पूरा विश्व आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में उन्होंने बात रखी है. साथ ही साथ राकेश जी, एक बात उन्होंने ये और भी कही कि जो रेडिकलाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिज़म है, उस समस्या को भी अभी तक संसार ने, विश्व ने ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया है. और उसको भी अगर एड्रेस करना है तो हमें साइंस बेस्ड एक थिंकिंग को डेवलप करना होगा और उसमें भी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा, अपनी साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करना होगा. तो यदि हमें आतंकवाद से लड़ना है, एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन से भी लड़ना है, यदि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना है, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना है, तो हर जगह टेक्नोलॉजी का भी एक विशेष महत्व है. और इसी वजह से उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष एम्फेसिस आज अपने संबोधन में दिया है. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज कही जिसका कि संदेश पूरे विश्व में जाएगा. आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इनिशिएटिव की वजह से भी जो विश्व की जो सौर ऊर्जा से संबंधित कंपनीज हैं, जैसे कि फर्स्ट सोलर की जो CEO हैं, उनसे भी मिले. तो अब वो वातावरण परिवर्तन के जो संकट है उससे भी जूझने में टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल हो सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन का जो हाइड्रोजन की जो उन्होंने बात कही उसका भी उन्होंने जिक्र किया है. तो जाहिर है कि टेक्नोलॉजी का इस विशेष महत्व है, चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करने की बात हो, चाहे वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को कम्बैट करने की बात हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का महत्व है और जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एम्फेसाइज किया है. ठीक है देव कार्लेकर साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया लोगों के रहने के लिए और कितनी बेहतर हो सकती है, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है. जाहिर सी बात है, जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की बातचीत उन्होंने की. साफ पानी बड़ी समस्या, 70 करोड़ घरों तक हम पानी पहुंचा रहे हैं. इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का हब बन जाए, इस दिशा में भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने. आपने सही कहा, भारत फिलहाल 95 गीगावाट्स की भारत के पास रिन्यूएबल पावर ग्रिड है. भारत का विजन है बाय 2022 95 गीगावाट को 175 गीगावाट रिन्यूएबल पावर अचीव करना चाहेंगे. और 2050 का जो विजन है वह 450 गीगावाट पावर अचीव करना चाहेंगे. 60% ऑफ दैट 450 गीगावाट सोलर ऊर्जा से आएगा. तो
साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल कोलैबोरेशन और एक हब भारत जाना जाएगा। आप अगर देखें वैक्सीनेशन के लिए भी उन्होंने बहुत कहा, उन्होंने आमंत्रित किया दुनिया के ऑल सुपर पावर्स को, दुनिया की ऑल रिसर्च और इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कि आप भारत आए और जो वैश्विक महामारी है उसके एड्रेस करने के लिए भारत में आके आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। जी बिल्कुल, बेहद अहम बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी से समझने की कोशिश करूंगा कि यूएन के इस भाषण का मतलब पूरी दुनिया के लिहाज से क्या कुछ नजर आता है। दीपक सर को एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो एक खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं, साथ ही साथ दीपक कावड़िया साहब हैं हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, हमारे साथ पूर्णिमा नाथ हैं, आप अमेरिका से ही जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान अमेरिका से लगातार बने हुए हैं, देव कालेकर साहब, और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार। लेकिन दीपक सर, आपने इस मुद्दे को सबसे पहले पकड़ा कि यूनाइटेड नेशंस को कटघरे में खड़ा करना या यूनाइटेड नेशंस पर सवाल खड़ा करना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बहुत सारी घटना है जिसको लेकर यूनाइटेड नेशंस पर मीडिया, सोशल मीडिया में सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसी मंच से जब भारत के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, एहसास कराते हैं, तो इसका मतलब आने वाले वक्त के लिहाज से क्या कुछ आपको नजर आता है? इसका मतलब आने वाले वक्त के हिसाब से साफ है कि यूनाइटेड नेशंस को अपने अंदर रिफॉर्म्स करने होंगे। उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाना होगा, उसे नए जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें नए कंट्रीज को एक्सेप्ट करना होगा, उसको अपनी हरकतों को सुधारना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशंस पार्टीजन हो जाता है, कभी अमेरिका के फेवर में चला जाता है, कभी और कोई दूसरे वीटो वाले देश के फेवर में चले जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को इग्नोर किया जाता है, ये भी एक हकीकत है। तो इन तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री ने बड़ी दो टूक और साफगोई से बात कही। लेकिन अनुराग, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो एक तीर से कितने निशाने साधते हैं। शुरुआत में निशाना साधा उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले अपने अपोजिशन पर, जब उन्होंने ये कहा कि एक चाय वाला 4 बार यूनाइटेड नेशंस आ चुका है। कौन चाहता था चाय वाला प्रधानमंत्री ना बने, ये सब जानते हैं। उन्होंने अपने सरकार की योजनाओं के बात करके भी विपक्ष पर ही हमला किया। उन्होंने ये बताकर कि हम दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, उन लोगों की बोलती बंद करने की कोशिश की भारत में जो ये कहते हैं कि यहाँ कहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ कहाँ प्रजातंत्र बचा है। अब आ गया ये चाइना पर। सबसे बड़ी बातें उन्होंने चाइना पर कही है। जब उन्होंने कहा सप्लाई चेन डिसरप्शन पर, वो इशारा चाइना पे था। उन्होंने कहा हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और टेक्नोलॉजी के साथ सप्लाई चेन को भी दुरुस्त कर सकते हैं, उन्होंने अपने लिए पिच किया। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया की समुद्री विरासत साझा विरासत है, इसका यूज करें, एब्यूज ना करें, यह संदेश भी चाइना के लिए था। इसके बाद उन्होंने कहा कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल ना करें और अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दे। ये चाइना और उसके चेले पाकिस्तान दोनों के लिए था। हम सब बोलते हैं कि पाकिस्तान का बिना नाम लिए, पाकिस्तान का बिना नाम लिए। भाई हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब पाकिस्तान से। पाकिस्तान और इमरान खान को जवाब देने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो हमारा परमानेंट मिशन है उसकी एक फर्स्ट सेक्रेटरी जो बहुत जूनियर ऑफिसर है, 2003 माफ कीजिएगा 2018-2019 के बीच की है, वही काफ़ी है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए पिद्दी और पिद्दी का शोरबा बचा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं, और पाकिस्तान की खुद की औकात भी कुछ नहीं है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही, उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। भारत में बैठे हुए लोगों पर भी साधे हैं, यूनाइटेड नेशंस पर भी साधा है, चाइना पर भी साधा है, और उन लोगों पर भी साधा है, अमेरिका के उन लिबरल्स पर जो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हम हैं। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी डेमोक्रेसी की जननी हम हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, और इससे एक नैरेटिव चेंज होता है वर्ल्ड के अंदर, और भारत की पोजीशन को और डिग्निफाइड करता है। और अब कहीं ना कहीं तो डिस्कशन शुरू होगा ना कि अगर डेमोक्रेसी भारत में शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई, किस सदी में शुरू हुई। मेरे ख्याल से ये डिस्कशन दुनिया में होना भी चाहिए।
एक चीज़ और आपने बड़े सिलसिलेवार तरीके से गिनवा दिया दीपक सर की कहाँ निशाना था, चीन पर कितने तीर उन्होंने चलाए। एक और बात उन्होंने कही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को लेकर। अमेरिका की एक लीगल फर्म है विल्मरहिल जिसने रिपोर्ट जारी की है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को किस तरीके से प्रभावित किया वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर, और जो दरअसल चाइना की रैंकिंग थी वो गलत थी, भारत को सबसे भरोसेमंद उस रैंकिंग में बताया गया। तो ये निशाना वहां पर भी था। बिल्कुल वहां पर भी था और उन एजेंसियों पर भी था जो बिक कर काम करती हैं। अमेरिका की कई सारी फर्में ऐसे हैं जिनका $बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। दीपक कावड़िया मुझसे बेहतर आपको समझा पाएंगे क्योंकि वो खुद इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन है। चाइना की अर्थव्यवस्था अगर चलती है और टिकती है तो अमेरिका के पैसे पर बहुत हद तक टिकी हुई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अमेरिका उसको दुनिया भर के अंदर बेचता है, यहीं से सप्लाई चेन शुरू होती है। अगर टॉयलेट रोल की कमी पड़ गई, अगर टॉयलेट पेपर्स मिलना बंद हो गए, अगर पेपर नैपकिन मिलना बंद हो गई, बाकी सप्लाईज कोरोना के टाइम पर मिलना बंद हो गई जो चाइना से आती थी, तो अमेरिका ने इसका दंश झेला है। अब कितना सुधरा है या कितना नहीं सुधरा ये तो आने वाला वक्त बतला देगा, क्योंकि हमको बहुत बड़े बड़े बिजनेस कमिटमेंट दिए गए हैं। कितने अमेरिका पूरा करता है ये देखना होगा। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल दुरुस्त तौर पर कहूंगा कि अमेरिका की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, और पूर्णिमा जी भी मेरी बात से एग्री करेंगे, ऐसे कई बड़े थिंक टैंक हैं जो पूरी तरह से चाइना की जेब में है। निश्चित तौर पर दीपक कावड़िया जी, आप सीधे आपके पास चले आते हैं। दीपक सर ने आपका जिक्र किया, तो सवाल तो यही है कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, चीन की चालबाजियां पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं, पोल खोल हो रही है, अमेरिका ने इसका दंश झेला पिछले कुछ समय में, तो क्या अमेरिका आने वाले वक्त में सुधरेगा? तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये पहला न्यूज चैनल है न्यूज नेशन जहां पे आप लोगों ने इंडिया में बैठे पूरे इंडियन डायस्पोरा को कवर किया है। आज दीपक चौरसिया जी का जो नेटवर्क है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह से आपने नेटवर्क बनाया है, जो अमेरिका में बैठे भी जो रिनाउंड ओवरसीज इंडियंस हैं, जो एनआरआईज हैं, उनको आपने जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और सबकी सोच आपने अपने करोड़ों देशवासियों के साथ शेयर करने का मौका दिया है, तो हम बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं आपको इस बारे के लिए। और दूसरी चीज जो आपने बताई है कि ये आज इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा और इंडिया में कैसे सप्लाई चेन बेनिफिट होगा, ये होने वाला ही है। क्योंकि आज अमेरिका में जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था ये पेंडेमिक की वजह से, और चाइना ने जहां पे एक ब्रेक लगा दिया था, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया था। यहाँ पे बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं सब में प्रोडक्ट्स नहीं थे, क्योंकि 90% 95% ऑफ द जी दीपक कावड़िया साहब, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश होगी, लेकिन पूर्णिमा जी जो सवाल रैंकिंग के संदर्भ में, कारोबार के संदर्भ में, चीन की छटपटाहट, बेचैनी के संदर्भ में दीपक सर ने उठाया था, आप किस तरीके से जवाब देंगे? चलिए, लगता है कि पूर्णिमा जी से भी हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, यूनाइटेड नेशंस में पहुंचकर यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की बात करना, बेबाकी से बात करना, खुलकर नसीहत देना उसी मंच से, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में यूनाइटेड नेशंस में कुछ सुधार की उम्मीद की जाए इस नसीहत के बाद, दो टूक नसीहत के बाद? देखिए अनुराग जी, यूनाइटेड नेशंस के पास सुधार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यूनाइटेड नेशंस 20वीं शताब्दी के जो मध्य में बना था, 1945 में बना था, और आज जिस विश्व में हम रह रहे हैं वो 21वीं सदी का तीसरा दशक है। मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, सीधे न्यूयॉर्क का रुख करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ जानकारियां दी जा रही हैं, सीधे रुख करते हैं। And I am told that there was very positive resonance on this concept of the presidency of hope. You are aware that the Prime Minister's address at the General Assembly marks the culmination of a very successful, a very comprehensive tour of the United States. The Prime Minister was in Washington, D.C., where he held a bilateral meeting with the U.S. President Joe Biden. He also met Vice President Kamala Harris. He participated in the meeting of the Quad Leaders Summit, which was attended by the Prime Ministers of Japan and Australia, hosted by the President of the United States. And he also separately had meetings with his counterparts from Japan and Australia. In Washington, he met a number of CEOs of major US corporates.
So all in all, it has been a short but very, very comprehensive, very useful and visit, which allowed for extensive high-level interactions. His address in the United Nations, which you would have heard, has focused on some important themes. The first theme, of course, was that democracies can deliver, democracies have delivered. The Prime Minister spoke about an array of flagship programs and initiatives in India that have delivered very successfully to hundreds of millions of our citizens, whether it is in the aspect of enabling them to enter into the banking sector by allowing people to open bank accounts, whether it is in terms of participating in health schemes that provide for quality health services to a very large number of our people, health insurance, low-cost housing for millions of our citizens, being converted from landless to landowners, as the Prime Minister said. Also, very strong emphasis that the Prime Minister laid on this issue of technology. Technology has delivered for us. We have used technology in very many areas of our developmental activity that has enabled us to reach out to people in all parts of the country, every segment of society. And that, I think, has been a very important message that has been conveyed. तो देखिए किस तरीके का ये सफर रहा। दीपक सर, ये जो आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या कुछ खास बात आपको नजर आई सर, अगर आप तक ऑडियो पहुंच पा रही हो? आप देखिए, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला थे जो साफ बता रहे थे कि किन किन बातों को प्रधानमंत्री ने कहा है, और वही बातें रिपीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जिस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैसे बताया कि जनधन खाते खोले गए, नल से जल गया। उन्होंने साथ ही साथ ये बताया कि कैसे डेमोक्रेसी ने टेक्नोलॉजी के बल पर डिलीवर किया है, और हमने हमेशा डिलीवर किया है। और प्रधानमंत्री ने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया कोविन ऐप का। तो विदेश मंत्रालय यही बता रहा था कि कैसे इस 3 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने एक कॉम्प्रिहेंसिव और सक्सेसफुल टूर किया है, जिसमें न केवल 3 राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की है, बल्कि ग्लोबल लीडर से मिले हैं और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी एड्रेस किया है। और काफी कुछ कह के गए हैं, काफी कुछ जता के गए हैं, काफी कुछ बता कर गए हैं। निश्चित तौर पर दीपक सर, लेकिन एक बार फिर से उसी बड़ी सवाल के साथ जिससे हमने बातचीत की शुरुआत की थी और जिस मुद्दे को आपने सबसे पहले पकड़ा था, यूएन के मंच से यूएन पर सवाल उठाना, और जब बड़े मौके आए, जब पूरी दुनिया सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय कैसे वैश्विक संस्थान मूक दर्शक बनकर देखते रहे। मसलन कोविड की चर्चा, किस तरीके से जो बड़े वैश्विक संस्थान है वो असहाय बने रहे। कोविड ओरिजिन की उन्होंने बातचीत कर दी। अफगानिस्तान में इतना कुछ बदल रहा था, पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी रही। वहां पर वैश्विक जो संगठन है उनका रोल क्या होना चाहिए था, इस पर सभी लोग खामोश रहे। तो इन सारी बातों की चर्चा बड़े विस्तार से और बड़े तल्ख शब्दों में, सदे शब्दों में की पीएम मोदी ने। जी हाँ, और मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, WHO में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइजरीज तो जारी करते रहे, लेकिन कोविड कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में पूरा का पूरा WHO खामोश रहा। अफगानिस्तान में इतना कुछ हुआ, आतंकवादियों की सरकार बन गई, यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ने वहां पर, FBI के वांटेड लोग वहां पर होम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद भी यूएन के मुंह पर चुप्पी रही। एक आध स्टेटमेंट तो मैंने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऐसे देखा कि तालिबान को जल्दी मान्यता दे देनी चाहिए, जैसे वो चाइना का फेवर कर रहे हो। कई सारे उनके अधिकारियों ने इस तरह की भी बात की। तो मुझे लगता है कि संजीव जी ने बिल्कुल सही कहा, यूनाइटेड नेशंस को के पास बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस अपने आप को बदलेगा नहीं तो आने वाले 1 या 2 दशक के अंदर वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदलती जा रही है। नया जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, और कोरोना के बाद पूरी दुनिया को समझना होगा कि साधु कौन है और शैतान कौन। यकीनन ये अपने आप में बड़ी बात है। सुरेंद्र कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सुरेंद्र कुमार साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, पहुंच रही है जी। सर, जो पॉइंट यहाँ पर हम उठा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म ही नहीं बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करना, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं, इस रणनीति को देखते हैं भारत की, और इसका असर आने वाले वक्त में आपको क्या कुछ नजर आता है?
देखिए, इस इशू को अंकित किया है प्रधानमंत्री ने, अच्छी बात है, पर आप अभी यूएन डिप्लोमेसी को देखते रहे 10 साल से, 20 साल से, तो आपको पता चलेगा ये बातें पहले कही जा सकती है जी। यूएन इररिलेवेंट बन रहा है, यूएन की सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, उसे रिफॉर्म होना चाहिए। ये रिफॉर्म वाला सवाल जो है 10 साल से 15 साल से चल रहा है, और आप भाषणों से यूएन में रिफॉर्म नहीं आएगा, ये बहुत टेक्निकल चीज है। हम लोग भाषण करते रहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म इतनी जल्दी आ जाता, क्यों नहीं हो पाया? कोई सहमति नहीं हो पाती। जो 5 परमानेंट मेंबर आपको कह देंगे हाँ यूएन इंडिया शुड बी मेंबर, but then some other member, China will say, no, there is no unanimity. China is permanent member, they can object. African group has its own priority. Small island states have their own priority. There has been no consensus कि रिफॉर्म हो तो किस तरह से हो और किस मुद्दे पर हो। ये चलता रहा। मैं भी मान के चलता हूँ, उन लोगों से हूँ कि हम अब इंटरनल अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। सारा कुछ जब खुशहाली बढ़ जाएगी 5 साल में 10 साल में ये वर्ल्ड अपने आप ही आपको इनवाइट करेगा कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आइए जी। तब तक कुछ हम कहते रहे कुछ नहीं होगा। देखिए, ये सवाल उठाना चाहिए, बहुत सही बात है, उठाना चाहिए ऐसी जगह में, पर ये असलियत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, कोई भी यूनानिमिटी नहीं है वर्ल्ड में कि यूएन में रिफॉर्म किस तरह होनी चाहिए। सेम बात डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म होना चाहिए, पर डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म को सबसे बड़ा जो है कौन ऑब्जेक्ट करता है? डब्ल्यूटीओ का सबसे बड़ा जो है हितकारी लोग हैं डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि फ्री ट्रेड की जो है फैसिलिटी तो मिलती है, पर डेवलप कंट्री नहीं करती। अभी हमारे यूएस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड बढ़ रहा है। अभी यूएसए में, इंडिया में 18 डिस्प्यूट्स हैं डब्ल्यूटीओ में, तो डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म करके इस तरह का माहौल बनाए कि हमें फ्री ट्रेड हो, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? ग्लोबल इकोनॉमी नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, इंडिया कैन बी रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टी, इज वेरी गुड। बट आप 1.5 साल के अंदर देखिए, कोरोना से पहले बात, हर देश जो है ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल अलग रख रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ता जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन जो है आपके इम्पोर्ट क्या कर सकते हैं नहीं कर बढ़ता जा रहा है। तो माहौल जो है उतना ओपन नहीं इतना होना चाहिए। इस बढ़ाकर इस समस्या को उठाकर प्रधानमंत्री अच्छी बात कही है, पर मैं बहुत इतना मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो कि इसमें कुछ जो 5-10 साल में होने वाला। ठीक है, आप करें कि हम आवाज़ जरूर उठाते रहें, लेकिन यूएन से उम्मीद नहीं है कि वो सुधार के बारे में विचार करेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। तमाम पैनलिस्ट और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। खास पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अमेरिका से एनालिस्ट देव कारलेकर साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेंद्र कुमार साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अश्विनी सिवाच साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और पाकिस्तान से पीटीआई के नेता आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आपके सवाल इन तमाम पैनलिस्ट से। सीधे मैं सबसे पहले आरिफ अब्बासी साहब के पास चलना चाहूँगा। आरिफ साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, इमरान खान ने तो कई बार कश्मीर, हिंदुस्तान, हाय हाय बहुत जिक्र कर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने तो पाकिस्तान पर एक शब्द भी नहीं बोला। आपके इमरान खान के लिए, आपके वजीर आजम के लिए हमारी एक जूनियर अफसर स्नेहा दुबे ही काफ़ी थी। यानी पाकिस्तान अब सिमट कर रह गया है कि भारत की एक फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर पाकिस्तान के वजीर आजम को जवाब दे। इससे ज़्यादा हम मानते नहीं आपके देश को। दीपक साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, इमरान खान का कल का खिताब और मोदी जी का आज का खिताब। इमरान खान का खिताब एक मुदब्बराना लीडर का खिताब था, जिसने दुनिया को दरपेश तमाम मसाइल, मुश्किलात और उनका हल के बारे में बात की। उसने आने वाले कल के बारे में बात की, दुनिया में अमन शांति की बात की। मोदी जी का खिताब जो मैं समझा हूँ, उसमें स्वाय अपनी वैक्सीन की मार्केटिंग के अलावा अमन शांति पाकिस्तान के मुझे अच्छा नहीं लगता। आरिफ साहब, आपको नहीं पता? नहीं, मेरी बात सुन ले आरिफ साहब, अमन शांति पाकिस्तान के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये वही पाकिस्तान है जहाँ ओसामा बिन लादेन मिला था। अमन शांति का मसीहा था, उसको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज टू ओसामा बिन लादेन फ्रॉम पाकिस्तान। दीपक, मुझे बोलने का मौका दे दे। देखे, इस टाइम दुनिया को खतरा है दाइश से, ISIS से, RSS से, लिबरेशन जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है,
इन सब को कौन फंड कर रहा है, इनको कौन पार रहा है। और इमरान खान ने इन्हीं खतरात की कल निशानदेही की थी। मोदी साहब ने तो मैं समझता हूं कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस किस्म की सतही बातें करना ज़ेब नहीं देता। आप दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, दुनिया में पोल्यूशन है, दुनिया में पानी का मसला है, दुनिया में जो दहशतगर्दी जो जिनके मैंने नाम लिए इन ऑर्गेनाइजेशन से, इन पे मोदी साहब के मुंह से मुझे कोई अल्फाज निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब को शायद कंसल्टेंट जो है या उनकी तकरीर तैयार करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको एक किस्म की उनकी इंसल्ट कराई है इस प्लेटफॉर्म पे। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे दुनिया गौर करे या दुनिया को मुतासर करे। और इमरान खान के बारे में अगर आप बात करें तो इमरान खान का कल का खिताब पूरी दुनिया में मौजूद बहस है। उन्होंने आने वाले खतरात को जो इस धरती को दरपेश है उस पर बात की, उन्होंने अमन पे बात की, उन्होंने टेररिज्म पे बात की, उन्होंने कश्मीर पे बात की, उन्होंने इंडिया में जो अक़लियत है जिन पे जुल्म हो रहा है उन पे बात की, और इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में जहां भी अक़लियतों पे जुल्म हो रहा है उनकी बात की। दुनिया में आजादी की बात की, आजादी राय की क्या माइनॉरिटी बची है कि सबको मार मार के भगा दिया? आरिफ साहब बताइए ना, आपके यहाँ कितनी माइनॉरिटी है, आपके यहाँ कितने अल्पसंख्यक हैं, बताइए ना। देखिए हमारे यहाँ वो ईश निंदा कानून क्या है आपके यहाँ? वो महफूज क्यों मारते हैं, क्यों फांसी पे चढ़ा देते हैं उसके नाम पर? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारी मिनॉरिटीज पाकिस्तान की तरक्की में पूरा अपना हिस्सा डाल रही हैं, खुश हैं, उनको बराबर के हकूक मिले हुए हैं। खुद हंस रहे बोलते बोलते, खुद हंस रहे बोलते बोलते, कोई इशू नहीं है। आरिफ साहब खुद हंस रहे बोलते बोलते, मतलब आपके मन से भी झूठ नहीं निकल रहा है, मुझे आपकी जुबान से भी झूठ नहीं निकल रहा है। मोदी जी की जितने हाइप इंडियन मीडिया ने जितनी हाइप क्रिएट की हुई थी उसके बिल्कुल बरअक्स निकला। एक कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो सीधे मोदी जी की तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जो दुनिया के लिए। आपने तो कई पहाड़ खोद दिए लेकिन चूहा भी नहीं निकला। अश्विनी जनरल सिवाज के पास चलता हूँ, सुनिए ना आरिफ साहब, जनरल सिवाज के पास चलता हूँ। जनरल साहब, इमरान खान ने तो कई पहाड़ खोद दिए, चूहा भी नहीं निकला। आरिफ साहब हमारे यहाँ चूहा तो निकला कम से कम। सिवाज साहब से पूछते, जनरल साहब से पूछते। जनरल साहब बताइए, आरिफ साहब मतलब देखिए, देखो पाकिस्तान अमन शांति की बात कर रहा है। देखिए जनरल साहब भी हंस रहे हैं, दीपक साहब भी हंस रहे हैं, देव साहब भी हंस रहे हैं अमेरिका से बैठे बैठे। पाकिस्तान अमन और शांति की बात कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा सुन लीजिए ना, जनरल साहब को सुन लीजिए आप। अभी सुन ले आप। हमने नहीं बनाई थी मक्ती बानी, हमने नहीं बनाई थी। इंडिया का एक बड़ा मकरू चेहरा दुनिया के सामने बहुत पहले आ चुका है। तो अभी सुन ले आप, आपका हमने सुन लिया। देखो सच्चाई ये है, हाँ, जो पाकिस्तान का असली चेहरा एक पूरी दुनिया को दिखा दिया है मोदी साहब ने 15 मिनट के अंदर। और जो 4-5 बातें बताई, देखो फर्क क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमरान खान में। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक टॉल लीडर है, एक स्टेट्समैन है, एक वर्ल्ड लीडर है, और जो इमरान खान है वो एक ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और उसका कोई वजूद नहीं आज वर्ल्ड में। उनको ना जो बाइडेन कुछ समझते भी नहीं, आज तक उनसे बात भी नहीं की है, और 5-4 बार जो बातचीत भी हो चुकी है, मिल भी चुके हैं बाइडेन प्रधानमंत्री से। तो सच्चाई यह है कि आज जो इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसकी तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो तुलना करना सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है। पर आज जो बात मोदी साहब ने बोली वो काबिल तारीफ है। उन्होंने चंद एक टाइम में बता दिया कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है, और जिस प्रकार से उसने अफगानिस्तान के अंदर एक बिना डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के और एक मिलिट्री रूल को लेके आया है। जो तालिबान है वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है आने वाले समय में, ये भी पूरा पास कर दिया। कहीं ना कहीं चीन को भी एक बताया कि ये विस्तारवाद गतिविधियां जो कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वर्ल्ड के अंदर आपके सी में, दे आर द इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिनको यूज करना है, अब्यूज नहीं करना। ये बहुत अच्छी बात बोली मोदी साहब ने। और तीसरा कहीं ना कहीं ये भी बताया कि ये जो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये बहुत पुराना हो गया है, इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये अभी नए बदलाव
नए 2021 के ढंग से चलना चाहिए। तो ऐसे में जो भी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है आज, वो एज अ टॉल लीडर उन्होंने बात की है और बिना किसी देश के नाम लिए हुए। ये फर्क है इमरान खान और मोदी में। और आपने ठीक बोला कि उसको जो पॉइंट रेज किए थे इमरान खान ने हमारे जम्मू और कश्मीर में, तो हमारा जो फर्स्ट ऑफिसर है उसको बोला गया, जो नेहा दुबे, उसने ही उनको एक जवाब दिया। तो इमरान खान का दर्जा अभी हमारे जो फर्स्ट ऑफिसर है उतना ही हो गया है। स्नेहा दुबे ने जो बताया था, सच्चाई यह है, इनको झांक के देखना चाहिए। आतंकवाद का अगर ये साथ लेते रहेंगे तो ये टूट जाएगा देश आने वाले समय में। कहां झांक के देखेंगे सर, हर जगह तो इन्होंने कपड़े बांध रखे हैं और बाकी जो बचा था वो अफगानिस्तान में बुर्का पहना दिया। ये देखेंगे कहां, इनको तो यही नहीं समझ पड़ता है। अभी सीधे दीपक साहब के पास चलता हूं। दीपक साहब, मुझे ये बताइए, आज पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने, बिल्कुल नाम नहीं लिया, लेकिन चाइना को खूब धोया, विस्तारवाद पे धोया, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को लेकर धोया कि समंदर का साझा इस्तेमाल होना चाहिए, इस बात को लेकर धोया कि आप कोविड नहीं फैला सकते, इस बात पर धोया कि आप सप्लाई चेन का डिसरप्शन नहीं कर सकते, ये भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो हमारे लिए पाकिस्तान तो कुछ नहीं, लेकिन उनके अब्बा जान बहुत कुछ है, उनको धोने के लिए हमारे पास काफी है। मैं आपका आभारी हूँ। आपको जब सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। भड़काते भी आप हैं, प्रशांत भी आप ही करते हैं हमारे पाकिस्तान के जो मेहमान हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे चौरासी साल। हम दोनों का एक ही नाम है। आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मेरी तो अब एक्सपायरी डेट आने वाली है। सबसे पहले जब मोदी साहब गए थे मंच पर, तो आपने देखा किस तरह से मालदीव्स के जो विदेश मंत्री हैं, जो प्रेसिडेंट है UNGA के, उनको मुबारक दी और फिर कंडोलेंसेस दी। इसको अदब कहते हैं, इसको तहजीब कहते हैं, जो लोग महामारी के शिकार हुए थे। इट वाज अ ब्रिलियंट जेस्चर। सर, कुछ देर पहले चीन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पिंग पोंग साहब, जो आपने बताया, इनके पिंग पोंग नहीं, क्या नाम है उसका, जिनपिंग, तो जो आपने बताया कि इनके आका हैं, इन्होंने कुछ देर पहले कहा था कि हमारा सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, ज्यादा सुपीरियर है बिकॉज डेमोक्रेसी डजंट वर्क। और PM साहब क्या बोले? डेमोक्रेसी कैन डिलीवर and democracy has delivered। ये बहुत अहम चीज उन्होंने कही है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, विनम्रता के साथ पाकिस्तान से, सर, ये आप प्रचार करें वहां पर कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, मिलिट्री रूल या ऑटोक्रेसी से बहुत कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया है? कम एंड मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन इंडिया। हम बना सकते हैं, हमने पहले भी बनाई है। उन्होंने DNA वैक्सीन की बात की है, उन्होंने mRNA वैक्सीन की बात की। सर, मेरी उम्र में मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मेरे तो दोनों लग चुके हैं। अब नेजल वैक्सीन की बात कर रहे हैं। लुक एट वेयर द टेक्नोलॉजी इज गोइंग। और कुछ हमारे मित्र हैं जिनका इन्होंने नाम नहीं लिया, वो उन्होंने रिग्रेसिव एंड एटाविस्टिक थिंकिंग की बात की। एटाविज्म अंग्रेजी का शब्द है कि आप बहुत पीछे फंसे हुए हैं, टाइम वॉर्प में आप फंसे हुए हैं, दुनिया आगे दौड़ चुकी है। टेक्नोलॉजी विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये किसके पास है सर? ये अमेरिका के पास है, ये हमारे पास है। अमेरिका के पास ज्यादा है, हम उनसे लेना चाहते हैं। द 2 मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज दुनिया में आज कौन है सर? अगर आप मिलिट्री ताकत देखें, उनकी साइज ऑफ द इकोनॉमी देखें, या डेमोग्राफिक्स देखें, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। तो यही पार्टनरशिप के बारे में उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। 450 गीगावाट उन्होंने बात की रिन्यूएबल एनर्जी बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। सर, मैं उस कार्यक्रम में शरीक हूं। मैं बता देता हूं आपको, इस डेकेड के खत्म होने से बहुत पहले हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, जो होगी 70% of India's energy requirement in the next 5 years। इसका मतलब आपके तेल का जो आप इंपोर्ट करते हैं उस पर कितनी बचत होगी, आप खुद उसका अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। और एक उन्होंने चाणक्य का जो कहा था सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप सही वक्त पर सही चीज नहीं करते हैं तो फिर समय उस चीज को बहा के ले जाएगा। चाणक्य ने एक और चीज कही थी, स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। स्वार्थ क्या है दुनिया का? भारत की वैक्सीन कैपेबिलिटी, भारत की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, भारत की डिप्लोमेटिक जो सक्सेस है हर जगह, वो दुनिया वही चाहती है। और
हमारा क्या स्वार्थ है? हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स से, हमें चाहिए कि बाकी देश हमारे साथ। फाइनली मैं सर एक चीज कहना चाहता हूँ, अफ्रीका में 3 देशों का मैं विशेष सलाहकार हूँ, वहाँ के प्रधानमंत्रियों का 2 के मैसेजेस मेरे पास आए जैसे ही हमारे पीएम साहब का संबोधन खत्म हुआ। कहने लगे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, प्लीज कंग्रेचुलेट योर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ ब्रिलियंट एड्रेस। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ सर? ये अफ्रीका के 2 प्राइम मिनिस्टर्स कह रहे हैं सर। I rest my case. ठीक है ठीक है, आरिफ साहब से पूछ लेते हैं। आरिफ साहब, हम 100 की स्पीड से यूसेन बोल्ट की तरफ घूम रहे हैं, यूसेन बोल्ट की तरह दौड़ रहे हैं, यूसेन बोल्ट की तरह 100 की स्पीड से दौड़े जा रहे हैं। हर दिन 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं, यूसेन बोल्ट की तरह जीतते हैं। आप तो उल्टा दौड़ रहे हैं फिनिश लाइन की तरफ से, आप फिनिश लाइन की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं, फिनिश लाइन से उल्टा दौड़ रहे हैं। कब तक उल्टा दौड़ पाएंगे आपकी कंट्री, बताइए। नहीं, मेरी बात सुने। अभी जमहूरियत की बड़ी बात हुई और मोदी जी ने भी कहा जी जमहूरियत, हम सब जमहूरियत के हक में, लेकिन ऐसी जमहूरियत नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको कश्मीर में 2 साल के लिए लोगों को बंद करना पड़े, जिसमें गुजरात में कत्लेआम और समझौता एक्सप्रेस में सैकड़ों लोग जल मरे। तो जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए जिसमें तमाम लोगों को एक जैसे हक हासिल हो। पुराने रिकॉर्ड ही बजाएंगे इंडिया में जो जमहूरियत है, उस जमहूरियत से तो हम बाज आए। अरे सर, क्या पुराने रिकॉर्ड अब HMV के बजा रहे हैं सर? पेन ड्राइव का जमाना है आजकल, ये पेन ड्राइव का जमाना है। केरामा का कैसेट आ रहा है, पूरे गाने एक साथ सुन लीजिए। नहीं, यही मैं इंडिया की जो जमहूरियत हमने देखी, हमारे यहाँ जमहूरियत का चेहरा है तो आपके यहाँ तो खाली फौज का चेहरा है। इतना भयानक चेहरा, ऐसा भयानक चेहरा हमें नहीं चाहिए जहाँ अकलीत दलितों का क्या हाल है, सिखों का क्या हाल है, मुसलमानों का क्या हाल है, दूसरे देखा नहीं सर वो चेहरा यूनाइटेड नेशंस में खड़ा था। सर वो चेहरा नहीं देखा आपने, यूनाइटेड नेशंस में खड़ा था और अफ्रीका के 2 प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं दीपक वोरा सर को। आपने मदरसे बंद चेहरा नहीं देखा आपने। देखिए, हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद भी हो। एक इस 21वीं सदी में आप इस तरह की जब आप करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बताइए ना के दरमियान, ये सर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किधर रखा हुआ है बताइए ना। आरिफ साहब खुदकशी के रास्ते पे जा रहा है। सवाल तो सुनिए ना आरिफ साहब, सवाल नहीं सुनते आप। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किधर है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रहा है। बताइए ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किधर है? के मुताबिक उस पे अमल दरामद हो रहा है। हमारा वफाकी जो आइन है, इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान में सियासी जमातें आज़ाद है, पाकिस्तान में हर तरह की जमहूरी आज़ादी आइन और कानून में रहते हुए, जबकि इंडिया में मुसलमानों को आरिफ साहब एक बात बताओ, के नारे लगाए जाते हैं, सिखों के साथ। आरिफ साहब ये बताओ, आपकी माइनॉरिटी जो थी 23% थी जब देश आजाद हुआ, वो कहाँ गई? वो जो माइनॉरिटी 23% थी वो घट के 2% रह गई, वो चली कहाँ गई? या तो वो भाग गए, या वो मार दिए गए, या वो कन्वर्ट हो गए। तो ये आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? कितनी देर बनाएंगे? और ये जो आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि आज आपके गिलगित बाल्टिस्तान में, आपके बलूचिस्तान में 15-20 हजार लोग गायब हैं, और आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने उन लोगों को ह्यूमन राइट वायलेशन की है। नीलम नदी जो थी उनका मेन सोर्स ऑफ वाटर, उसका भी मुंह मोड़ के आप पंजाब की तरफ ले गए। तो आप देखो कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है वो अफगानिस्तान से मिलना चाहते हैं, वो एक प्रकार डूरेंट लाइन को मानते नहीं। जिस तालिबान को आप लेके आए हैं कल वही आपको आंखें दिखाएगा, क्योंकि आपके और उनके बीच में डूरेंट लाइन तो मानते वो है नहीं। और वो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है आने वाले समय में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाएगा। 15 से 20 लाख के करीब वहां से रिफ्यूजी आएंगे। आपके पास अपने लोगों को पैसा नहीं है खाना खिलाने को, तो उनका कहाँ ध्यान दोगे? और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ मांगता है, तो क्या पाकिस्तान शरिया लॉ लाने के लिए तैयार है? तो आप ये सोचें, जिसको आपने एक मॉनेस्टर को पैदा करके आपने अफगानिस्तान में डाल दिया है, वो आपको ही एक दिन खाएगा। और जब आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा भयानक एक प्रकार से मॉनेस्टर है। और आपके ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो भी अभी फ्रीडम स्ट्रगल कर गई है, जेन्युइन है। जनरल साहब, आप ऐसे में क्या हालात होंगे आप सोच रहे हो? और आप यू आर ट्राइंग टू ओनली डिफेंड इनडिफेंडेबल।
प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आप दो लोगों की तुलना ना करें। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि एक इंटरनेशनल स्टेट लीडर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि बस एक छोटे मोटे देशों में ही घुस के रह गए हैं, टेररिज्म स्टेट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तो वो चलेगा नहीं। जनरल साहब मैं जवाब दे दूं? जन साहब, आपने कहा कि आरिफ साहब किसको मूर्ख बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लोग खुद को ही मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि और किसी को मूर्ख बनाने का जज्बा इनमें रहा नहीं। दीपक सर करेंगे आप मेरी बात? जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। जनरल साहब बताएं कि बीजेपी के कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियन मुसलमान है, कितने मुसलमान बीजेपी में पार्लियामेंटेरियन है फेडरल में, और कितने वहां मिनिस्टर है मुसलमान। अगर आप बहुत बड़ी जमहूरियत है और वहां 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो बीजेपी में आपको कितने नजर आ रहे हैं? मुझे बताइए ना, कितने हिंदू पाकिस्तान में एमएनए है, ये बताइए। कितने हिंदू एमएनए है पाकिस्तान में, बताइए। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कितने हिंदुओं को मारा, कितने सरदारों को मारा, ये भी बताइए ना। अपना फिगर दे दीजिए, मैं अपना दे दूंगा। इस टाइम हमारे 5 अकलीती अरकान कौमी असम्बली में मौजूद है, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारी मिनॉरिटीज की इस टाइम नुमाइंदगी कौमी असम्बली में मौजूद है। अभी गूगल करें, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में 372 मेंबर्स हैं, उसमें से आप देख लें मिनॉरिटी के, आपको नजर आएंगे। मुझे जरा बीजेपी की बता दें, बीजेपी के कितने एमएनएज हैं नेशनल असम्बली में और कितने मिनिस्टर हैं, अगर वहां जमहूरियत और आपकी आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमानों में मुश्तमिल है। तो ये चीजें हैं जो इंडिया के लिए खतरनाक है। जो इंडिया की सालमियत हम समझते हैं या इंडिया की जो जमहूरियत में ताकत थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी ने इंडिया को वो असल चेहरा दुनिया के सामने ले आई है जो छुपा हुआ था, जिसके लिए हम हमेशा दुनिया को बता रहे थे कि भारत का असल चेहरा क्या है। लेकिन मोदी का भला हो, मोदी साहब की पार्टी का भला हो, इन्होंने अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। और स्पेशली कश्मीर में पिछले 2 साल से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जिस तरह घरों में बंद है, इसकी मिसाल तो हिटलर के जमाने में भी नहीं मिलती, इसराइल में भी नहीं मिलती, चीचिनिया भी नहीं मिलती। जो जुल्म इस 21वीं सदी पे कश्मीरियों पे हो रहा है, ऐसा जुल्म हमने नहीं। मैंने मान ली आपकी बात, हमने कश्मीर में बहुत जुल्म कर दिए, मैंने मान लिया आपकी बात, हमने अकलियत पे जुल्म कर दिए। पर पाकिस्तान में मुसलमान को क्यों मार रहा है जिहाद के नाम पे? सीरिया में क्यों मार रहा है? अफगानिस्तान में क्यों मुसलमान को मार रहा है? जरा ये भी बता दीजिए, मुझे बता दीजिए ना आरिफ साहब। पाकिस्तान में कतई मुसलमान को नहीं मार रहा। फॉरेन फंडेड टेरर जो दहशतगर्दी यहाँ हो रही है टीटीपी के जरिए, हमें पता है उसके पीछे कौन है। मैं आपको पाकिस्तान का एक विटनेस लाके दिखाऊंगा जो बोलेगा मैं शिया हूँ, मेरे को डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने नहीं जाने देते, आपके सामने बिठाऊंगा। खातून है वो। इंडिया में ट्रेनिंग दी गई। अल्ताफ हुसैन के एमकेएम जो अब बैन हो चुकी है, उसके सैकड़ों लोगों को रॉ ने ट्रेन किया इंडिया में, और उन्होंने पाकिस्तान में बदअमनी। आपके यहाँ तो क्रिकेट बचा नहीं, हमारे क्रिकेट के कोच बड़े अच्छे हैं, हम सबको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान को छेड़ के कोई भी देश आ जाए। देव कार्लेकर साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आरिफ जी की शान में। दीपक जी, बड़ा खेद होता है जब पाकिस्तान की तरफ देखता हूँ। हमारा डीएनए सेम है। 47 में एक लाइन क्या खींच गई। आज भारत को लोग विश्व गुरु के नाम से जाना जाते हैं, आज भारत को एक फॉर्मिडेबल पावर से जाना जाते हैं, और पाकिस्तान को आतंक का दूसरा नाम इस पाकिस्तान। भारत की माइनॉरिटी फल फूल रही है, बढ़ रही है। पाकिस्तान में 23-24%। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा देव साहब। एक दिन आरिफ अब्बासी साहब और आप आमने सामने होंगे, फिर दीपक। देखिए देव साहब बड़ा अच्छा समझाते हैं। भारत है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुपर पावर, और पाकिस्तान है आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म की सुपर पावर। सोचिएगा आरिफ साहब इसके बारे में। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।